हेलो हाय एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और आप देख रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सीरीज को। बेटा हमने 50 गोल्डन रूल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी, सब कुछ आप रिलेट करके समझ पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम रोज नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं। कुछ दिनों में हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जिनके आंसर्स आपने सही गेस करके ये प्रूव किया है कि भैया चीजें बढ़िया से आपको समझ में आ रही हैं। इसी मोटिवेशन के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम की डेट करीब आती जा रही है। देखो ये चीजें कैसे चल रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम की डेट हमारी तरफ बढ़ रही है, आपकी तैयारी कभी इधर बढ़ रही है। अगर आप पढ़ाई करना छोड़ देते हो तो ये तैयारी वापस पीछे चलती चली जा रही है। लेकिन भैया एक चीज याद रखो कि जो एग्जाम की डेट है ये तो फिक्स ही है, आपको यहां तक तो पहुंचना ही है। अगर आप पीछे भी चलते जाओगे यानी आप रिवाइज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली एग्जाम की डेट पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ वापस पीछे लेवल पे जा चुका होगा जहां से आपने शुरू किया था मे बी। तो एग्जाम तो अपने टाइम पे हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें बहुत गड़बड़ हो जाने वाली हैं। इसलिए पहले लेक्चर से लेके अभी तक अंग्रेजी में जितना हमने पढ़ा है उतना कम से कम आपको रिवाइज करते चलना है बेटा। उतने चीजों में कोई डाउट अगर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उनको मैं जरूर सॉल्व करूंगा और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके पास एग्जाम के पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। आई गेस एटलीस्ट 2009 से आपके पास में 2024 तक के अब तो पीवाईक्यूज सारे अवेलेबल हैं। बेटा अगर इतने पेपर्स आप लगा लेते हैं तब भी आप समझ लो 100 में से कम 90 क्वेश्चंस आप टारगेट कर पाओगे। देखो टारगेट करने की बात कर रहा हूं, उसमें से सही करने की अगर हम बात करें तो अगर पीवाईक्यूज को बढ़िया से पढ़ा है, जितने लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूं वो आपने बढ़िया से पढ़े हैं, शॉर्ट्स में जितने वोकैब मैंने दी अगर आपने वो बढ़िया से पढ़ी है और थोड़ी बहुत रीडिंग भी आप कर लेते हो तो 90 में से कम 80 क्वेश्चंस तो बढ़िया तरीके से आप कर लोगे, वो भी सही सही, ठीक है। और अगर ये चीज कंटिन्यूटी से आप करते जा रहे हो तो देखो ऐसा कहना एग्जैजरेशन नहीं हुआ कि आप 100 क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 120। जो 20 क्वेश्चंस बचेंगे वो कौन से नहीं होंगे, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, वो आपको करने भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखते हुए और जो सपना आपने फर्स्ट डे देखा था बेटा उसी को मद्देनजर रखते हुए रोज अपने उस ड्रीम को याद किया करिए और याद किया करिए कि आपके मम्मी पापा के आंखों में क्या एक खुशी के आंसू होंगे जिस दिन वो आपको उस पोजीशन पे देखेंगे। ये एक छोटा सा मोटिवेशन लेके चला करिए, अल्टीमेटली आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा जरूर, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज का 50 गोल्डन रूल का जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। देखो बेटा हमने कई सारी बातें करी हैं कि गोल्डन रूल्स में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ढेर सारी बातें हमने कर ली। जैसे जितनी बात हम करें अगर वर्ब्स की तो जितने कॉन्सेप्ट्स हमने वर्ब्स में पढ़े हैं और टेंसेस में मिला के पढ़े हैं उतना शायद किसी चैप्टर में नहीं था, ये आपको भी लग गया होगा। लेकिन दो ऐसी बातें और हैं जिनसे आपका एग्जामिनर बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता है, या ये कह लीजिए कि मतलब अगर ये नहीं आए तो एग्जामिनर को लगेगा अबे यार कुछ तो भैया मिसिंग है, भैया कुछ तो मिसिंग है, कुछ तड़कता भड़कता चाहिए। तो जैसा तड़कता भड़कता वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब मान लो पेपर बना दिया, बहुत बोरिंग लग रहा है कि अबे लौंडे तो सारा पेपर कर लेंगे, तो ऐसे तड़कता भड़कता कौन सी चीज डाल दें, वो दो बातें जरा समझिए ध्यान से। इसमें बेटा पहली बात है दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इट इज टाइम, पहली चीज होती है इट इज टाइम और दूसरी बात होती है इट इज हाई टाइम, दूसरी बात होती है इट इज हाई टाइम। ये पहली बात थी इट इज टाइम और दूसरी बात है इट इज हाई टाइम। ऐसा देखा गया कि आपके एग्जाम्स में 2009 से लेके 2024 तक बहुत सारे बार क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर पे भी इन पे बेस्ड थे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी इन पे बेस्ड हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी इन पे बेस्ड हैं और साथ ही साथ इन पे बेस्ड आए क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, यानी कि इनसे आप कहीं भी नहीं बच पाओगे। चाहे आप स्पॉटिंग एरर ले लो, चाहे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले लो, चाहे क्लोज कंपोजिशन ले लो, या चाहे कहां पे ले लो, चाहे भैया आप इनको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ले लो, तो इनसे आप कभी नहीं बच सकते। ये सिर्फ देखो दो छोटू से फ्रेजेस हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ एक बात याद रखनी है, इनके बाद में आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर दोगे, बस इतना सा ही करने पे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
जो भी वर्ब फॉर्म यूज की होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज की होगी जनरली। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी इनमें से कोई फ्रेज आए, इट इज टाइम आए या इट इज हाई टाइम आए, आपको क्या लगाना है बेटा? आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना करते ही आपको नंबर आपकी झोली में मिल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे होता है जरा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो भैया हमारा बुद्धि चलता नहीं है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो हमें समझ में आता नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ताकि चीजें एकदम क्लैरिफाई हो जाएं कि भैया इस तरीके से ही इसको करना है, इसके अलावा और कोई तरीका यूज किया अगर तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने लिखा इट इज, जैसे मैंने बोला इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट वी had started, that we had started preparing, that we had started preparing for what? Preparing for our exam, preparing for our exams। मतलब एक तो कोई टाइम होता ही होगा ना जब आपने स्टार्ट किया होगा अपनी एग्जाम की तैयारी करना। बेटा ये दोनों चीजें देखो क्या बनाती हैं, ये दोनों चीजें बताती हैं कि पिछली साल, ये बताती हैं पिछले साल या पिछले महीने या पिछली बार जो बोलते हैं ना कि इस बार हो गया, इसके पहली वाली बार उसको पिछली बार बोलते हैं। सो पिछले बार इसी सेम टाइम पे, पिछली बार सेम टाइम पर क्या हुआ था, या पिछली बार सेम टाइम पर क्या हुआ था, ये चीज यहां पे बताई जाती है। पिछली बार सेम टाइम पे क्या हुआ था ये बताया जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जो एग्जैक्टली पहले हुई है उसके लिए क्या लगाया करते हैं? V2 लगाया करते हैं। मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे तो क्या बताया था कि जब भी बेटा कोई भी क्लियर पास्ट की बात कर रहा हो, कि मतलब जैसे यस्टरडे लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, इससे क्या मालूम चल रहा है कि भैया पिछले महीने या पिछले या जो जस्ट पहले आया था उसी टाइम में हुआ होगा, ये बात मालूम चलती है। तो यहां पे भी एग्जैक्टली इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम से क्या बता रहा होता है कि पिछले बार जस्ट अभी जो हो रहा है उसकी जस्ट पहले बार इसी टाइम पर, इसी सेम टाइम पर क्या हुआ था। तो जब ये बात बताई जाएगी तो जब हम बताते थे पहले क्या हुआ था, क्या लगाते थे? V2 लगाते थे। तो इसमें भी तो बेटा यही बताया जा रहा है, इसीलिए कौन सी वर्ब फॉर्म फिक्स कर दी गई है भैया? इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तभी देखो यहां पे अगर मैं लिखूं इट इज हाई टाइम दैट वी हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स, अब यहां पे हमने देखा भैया क्या लग गया है? इट इज हाई टाइम लग गया है। और जैसे ही हमने ये देखा इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी इसके जस्ट बाद में जो भी वर्ब आएगी वो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो सकती है। तो यहां पे हैड स्टार्टेड लिखा है, मतलब इन्होंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। मुझे क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मैं हैड हटा दूंगा और यहां पे जो स्टार्टेड होगी अपने आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ बच्चों को यह भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, अभी तक तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जैसे ही हमने हैड हटाया ये बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। सर ये कौन सी नई चीज आपने बता दी? हैड अगर लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हटा दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ये वाली चीज भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी, तो इसको थोड़ा सा बेटा समझते हैं कि कब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्योंकि एग्जाम में आपको इसको चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ हैड जहां लिखा है वहां पे एरर मार्क कर देनी है। तो ये शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये थर्ड फॉर्म कैसे बन गया, ये कैसे सेकंड फॉर्म बन गया, इस बात में जिसको डाउट है वो जरा सा इसको देखिए ध्यान से। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी चीज का पार्ट है, तो हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो वाली चीजें भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल बेटा ये चीज को देखिए ध्यान से। देखो जैसे मान लो भैया मैंने लिखा जैसे मान लो हाँ, हम बात करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो फॉर्म्स हैं, वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड, दो चीजें हैं, राइट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है बड़ा बेटा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? बड़े भैया हैं, ये बड़े भैया हैं। कौन से भैया हैं ये बड़े भैया हैं।
ठीक है, ये बड़े भैया हैं। और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये छोटा भाई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, छोटा भाई है। ठीक है, ये छोटा भाई है। अब अगर आपने नोटिस करा हो अगर आपने कि भैया बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनमें कॉमन क्या है, दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ब्रदर्स हैं। ये दोनों क्या है, ब्रदर्स हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये दोनों भाई हैं, ये बात तो कॉमन है। लेकिन ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो जो बड़ा भाई होता है वो कहीं पे भी अकेले चला जाता है ना, क्योंकि ताकत होती, शक्ति होती है, कह रहे जो भी होगा देख लेंगे, अबे कोई नहीं मारेगा। तो बड़े भैया अकेले जाने में सक्षम है। तो ये भैया वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाले जो भैया जी होते हैं, ये हर जगह अकेले जाते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है। लेकिन जो छोटा भाई है वो क्या करता है, अपने साथ में हमेशा किसी को लेके जाता है। पापा को ले जाएगा या किसी और भाई को ले जाएगा, क्योंकि बड़े भैया तो अकेले चल दिए। अब ये क्या करता है, अपने साथ में किसी को लेके जाता है कि कहीं हमें डर ना लग जाए। आपने देखा होगा ना, छोटे भाई बहन घर में अकेले सोते नहीं है, उनके साथ में किसी को चाहिए होता है कि मतलब उनको डर ना लग जाए। बाहर जाएंगे तब भी उनके साथ में कोई जाता है, भले ही कोई भी जाए लेकिन कोई भी साथ में जाता है। तो इसी तरीके से जो छोटा भाई है, ये अपने साथ में एक कोई और होता है जिसको लेके चलता है। अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो छोटा भाई है हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेके चलता है। अब इसीलिए अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसी वर्ब की फॉर्म लिखी, देखो जरा ध्यान से, मान लो हमने यहां पे वर्ब की फॉर्म लिखी, अभी इसके पहले जो हमने सेंटेंस लिखा था उसमें हेल्प्ड लिखा था आई गेस मैंने। अब मान लो मैंने एक वर्ब की फॉर्म लिखी, स्टार्ट एक वर्ब की फॉर्म है। तो बेस फॉर्म, यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिख रहे हैं, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, और इधर लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटा, जिसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म में क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, START, स्टार्ट हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, स्टार्ट भी होगा और स्टार्ट्स भी होगा, है ना। सिखाया था मैंने ये आपको बेटा वर्ब्स में कि स्टार्ट भी होगा और स्टार्ट्स भी होगा। एस वाली फॉर्म आएगी एक के लिए और बिना एस वाली आएगी बहुत सारे के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। और ये कौन सा भाई है, ये है बड़ा भाई, बिग बी है ये। ठीक है, BBR नहीं, बिग बी। ठीक है, यहां पे V3 क्या है, यहां पे V3 है स्टार्टेड, ये भी है भैया स्टार्टेड, ये भी सेम है। तो देखो दोनों सेम है, स्टार्टेड यहां पे भी, स्टार्टेड यहां पे भी। लेकिन ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई था और ये छोटा भाई था। अब देखो बड़ा भाई भी सेम दिख रहा है और छोटा भाई भी सेम दिख रहा है। अंतर कैसे जानोगे, जो अकेला चलेगा वो कौन सा भाई, वो बड़ा भाई, जो साथ में चलेगा वो कौन सा भाई, छोटा भाई। अब सेंटेंस देखो बेटा जरा ध्यान से, सेंटेंस देखो ध्यान से। अब हमने क्या सीख लिया कि जो छोटा भाई है वो क्या करेगा, हमेशा अपने साथ में ससुरा एक दोस्त लेके चलेगा या किसी को एक को साथ में लेके चलेगा, क्योंकि वो डर जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब अगर मैंने सेंटेंस लिखा, he had started playing cricket। ठीक है, ये मान लो मैंने लिखा he had started playing cricket। अब यहां पे वर्ब क्या है बेटा, started लिखी हुई है। ठीक, अब मैं अगर मुझे पहचानना हो कि ये छोटा भाई है कि बड़ा भाई है, कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। अगर इसके साथ में कोई और वर्ब लगी है तो ये कौन सा भाई है, छोटा भाई है। इसीलिए देखो यहां पे had लगाते ही ये जो started है ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म था छोटा भाई, पट्ट से डर जाता है जहां पे भी जाता है। तो क्या होगा, स्टार्टेड के पहले हैड लगाएंगे, क्योंकि छोटा भाई अपने साथ में किसी को लेके चलता है और जिसको लेके चलता है वो इसकी हेल्प कर रहा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो he had started playing cricket लिखा है, जो इसमें से अगर had started लिखा है तो started कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि छोटा भाई है अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन अगर यहां पे मैं had काट दूं, यहां पे अगर मैं had काट दूं, अब हेल्पिंग वर्ब हट गई, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने अकेले ही है, कोई और हेल्प नहीं कर रहा है वर्ब, तो यहां पे क्या कहलाएगा बेटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सो अगर मैं लिखता हूं he started playing cricket, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड
सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर स्टार्टेड से पहले मैंने कोई और भाई लगा दिया या कोई और लगा दिया जो स्टार्टेड की मदद कर रहा है, तो स्टार्टेड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया छोटे भाई बड़े भाई का? तो ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें कभी भी डाउट नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आईएनजी में तो बेटा स्टार्टिंग हो जाता है, START लगाएंगे फिर आईएनजी लगा के ये इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फैमिली। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कब मैंने जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और वैसा ही दिखने वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म कब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा बेटा। समझ गए हो? चलो आगे देखो, दूसरी बात को समझते हैं। अब ये बात भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ध्यान से समझो। अगर हम ये बात को नहीं जानेंगे तो एग्जाम में आने वाले कम से कम 7-8 क्वेश्चन से हम वंचित रह जाएंगे, मतलब उनको हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो यार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हम ना कर पाए तो सबसे पहले आप किसको गरियाओगे? सबसे पहले आप गरियाओगे यार बताओ अच्छे से पढ़ना चाहिए था। फिर दूसरे नंबर पे किसको गरियाओगे? फिर आप जाके पूरे लेसन देखोगे कि भैया चलो सारी वीडियो देख डालें। अबे सर तुम तो पढ़ाए नहीं थे यार, तो हम पढ़ते कैसे? इसका मतलब है गलती हमारी ही नहीं है, गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम ही हमको पढ़ा रहे थे। तो फिर आधा आप अपने आप को गरियाओगे और आधा मेरे को गरियाओगे क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है इसका मतलब पढ़ाना तो जरूरी था, मैंने ही नहीं पढ़ाया आपको। तो भैया आधी गाली खुद और आधी मुझे देने से अच्छा है इस चीज को भी देख लिया जाए। तो चलो देख लेते हैं, छोटी सी बात है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। अब भैया जैसे मान लो मैं मैं आपको कहानी सुना रहा हूं जिसमें ये प्रेजेंट टेंस है। मान लेते हैं अभी कहानी सुनाना जब मैंने शुरू किया है तब बज रहा है 4 PM। कितना बज रहा है? 4 बज रहा है शाम का। ठीक है, अब मैं कहानी जो सुना रहा हूं ये कहानी मुझे किसने सुनाई थी? ये कहानी मुझे सुनाई थी पापा ने। ये कहानी मुझे किसी दिन सुनाई थी पापा ने, या मान लो आज ही मुझे थोड़े देर पहले पापा ने सुनाई है, आप वहां पे नहीं थे तो मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया भैया पास्ट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट। मतलब मैं आपको कब सुना रहा हूं? 4 बजे मैं आपको सुना रहा हूं। ये मैं 4 बजे आपको सुना रहा हूं। ठीक है, ये 4 बजे मैं आपको सुना रहा हूं, ये अभी की बात है। पापा ने मुझे कब सुनाई थी? मान लेते हैं 1 बजे सुनाई थी। चलो 1 PM हटाते हैं क्योंकि AM PM में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पापा ने मुझे कब सुनाई थी? मान लेते हैं 2 PM पे सुनाई थी। मतलब पापा ने मुझे कब सुनाई थी? 2 PM पे। तो इन्होंने किसे सुनाई? मुझे सुनाई। ठीक है, इन्होंने मुझे सुनाई। अब ये जो कहानी पापा ने मुझे सुनाई थी, ये कहानी पापा को किसने सुनाई थी? पापा को किसी और ने सुनाई थी। कितने बजे बेटा? पापा को किसने सुनाई थी? या पापा जब बात कर रहे थे तो कब की बात कर रहे थे? जो पापा के साथ शायद 1 घंटे पहले घटा है या पापा ने फेस किया है उसकी बात वो मुझे सुना रहे थे। तो 1 PM पे पापा के साथ क्या हुआ था वो मुझे बता रहे थे 2 बजे, और ये बात मैंने आपको 4 बजे बताई। ठीक है, तो ये पापा के साथ कुछ घटा था या पापा ने कुछ फेस किया था उस चीज को ये बता रहे हैं। ये एक और पास्ट हो गया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझो, बहुत मजेदार है ये चीज यार। मतलब तुमको लगेगा कि अरे ये तो 3 चीजें हो गई, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझो, मैं अभी तुम्हें कोई कहानी सुना रहा हूं। जैसे मान लो मैं तुम्हें अभी सुनाना शुरू करूं कि भैया शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। तुम कहोगे हाँ सर आगे सुनाओ, तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि रूल देखो, उसके बाद बात करेंगे। तो प्रेजेंट में मैं तुमको एक कहानी सुना रहा हूं। ये वाली कहानी मेरे पापा ने मुझे कब सुनाई है? अभी। जैसे मान लो अभी कितना बज रहा है घड़ी में? अभी बज रहा है घड़ी में 4। अभी बज रहा है घड़ी में 4। ठीक है, ये 4 बज रहा है घड़ी में। ये घड़ी है, ये 4 बजा रही है। ये मेरा टाइम है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मेरे पापा ने मुझे कब सुनाई थी? 2 बजे। अब देखो मैंने क्या बोला? मेरे पापा ने कब सुनाई थी, मतलब ऑलरेडी वो चीज खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। तो 2 बजे भी पास्ट है, और उनको किसने सुनाई थी? उनको 1 बजे किसी ने सुनाई थी। तो बेटा यहां पे कौन सा टाइम हो रहा है? यहां पे बज रहा है 1, यहां पे बज रहा है 1, और इधर क्या बज रहा है? इधर बज रहा है 2, इधर बज रहा है 2। ठीक है, और यहां पे क्या बज रहा है? यहां बज रहा है 4। तो अगर आप ध्यान से समझो तो हम इस पास्ट से क्या कर रहे हैं? 2 पास्ट की बात को कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे करीब वाला पास्ट होगा, ये कौन सा पास्ट है? पास्ट नंबर 1 है। और जो सबसे दूर का पास्ट होगा, जो सबसे दूर का पास्ट कौन सा है? ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? ये पास्ट नंबर 2 है। ये पास्ट नंबर
2 है। सबसे करीब वाला पास्ट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 2 बजे वाला। और सबसे दूर वाला पास्ट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 1 बजे वाला, क्योंकि 4 से सबसे करीब क्या बजेगा? 2 बजेगा। फिर अगर मैं पीछे जाऊंगा 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 तब क्या बजेगा? 1 बजेगा। तो सबसे करीब वाला पास्ट 2 बजे, उससे बहुत दूर वाला पास्ट 1 बजे। मतलब जब भी बेटा हम 2 पास्ट की बात सेंटेंस में करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस चीज को समझिए। तो जब भी हम 2 पास्ट की बात करेंगे, जो पास्ट सबसे करीब होगा उसके साथ हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया करते हैं। उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी बेटा? याद रख लो, जब भी कभी 2 पास्ट की बात होगी, जो सबसे करीब वाला पास्ट होगा उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा लगना मैंडेटरी होगा। आप इसको बदल नहीं सकते। क्लियर है बात? समझ आ रही है? फिर से समझो, जो भी सबसे करीब वाला पास्ट होगा वो क्या लेगा अपने साथ में? सेकंड फॉर्म ले लेगा। कौन सा भाई है सेकंड फॉर्म? बड़ा भाई है, जिसको बिल्कुल मतलब डर नहीं लगता है, हट जा कुछ भी हो जाए मैं एकदम अकेले देख लूंगा, ठीक है? तो सबसे बड़ा भाई यहां पे आ जाएगा। अब बात करें सेकंड वाले पास्ट की, यहां पे आता है छोटा भाई। छोटा भाई क्या होता है बेटा? छोटा भाई के लिए एक चीज फिक्स है, क्या हेल्पिंग वर्ब लेगा? हैड लेगा। क्या लेगा? हैड लेगा। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, क्योंकि डेफिनेटली छोटा भाई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन हमेशा अपने साथ में एक आदमी को रखता है ये, है ना? तो यहां पे इन्होंने आदमी को फिक्स कर दिया है। कौन सा आदमी रह सकता है बेटा? सिर्फ वर्ब की हैड रह सकता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लिखते हैं? जब बेटा दूसरे वाले पास्ट की बात होती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब एकदम पास वाले पास्ट की बात होती है तब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। बात समझ गए? तो सीधी सी बात यह है कि भैया जब अभी खड़ा होके मैं कोई पुरानी चीज को देखूंगा कि यार मुझे 2 घंटे पहले पापा ने स्टोरी सुनाई थी, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी वो उनको 3 घंटे पहले किसी और ने सुनाई थी, तो अब यहां 2 पास्ट हो गए। एक तो पापा ने मुझे सुनाया, दूसरा पापा को भी किसी ने सुनाया था, तो पापा ने जो मुझे सुनाया वो V2 हो जाएगा। जो पापा को किसी ने सुनाया था अगर वो मैं रिकॉल करूंगा तो मेरे लिए हैड प्लस V3 लेगा वो। बात समझ गए? आसान सी बात है। चलो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं बेटा, ठीक है? देखो यहां पे अब ये चीज हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आई गेस आपने ले लिया होगा या आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। तो ध्यान से जरा एक क्वेश्चन को देखिए। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, द ट्रेन left the station, the train left the station, the train left the station before, the train left the station before I reached there। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप सबको ये दिख रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि यहां पे क्या लिखा है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। बहुत आसान सा सेंटेंस लिखा है। देखो ये मान लो अभी एक आदमी है, ये है चंगू और ये है मंगू, ठीक है? ये चंगू है, ये मंगू है। ये चंगू मंगू को कहानी सुना रहा है। क्या सुना रहा है? कि भैया 2 चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? पहला क्या हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? ध्यान से समझो इसको, अभी बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये है पास्ट 1 और ये है पास्ट 2। चंगू मंगू को क्या बोल रहा है? कि भैया द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मतलब मेरे वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मतलब चंगू तो पहुंचा था लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ट्रेन चली गई, फिर चंगू पहुंचा था। यही बात तो है। तो सबसे पहले क्या हुआ? ट्रेन चली गई, तो ट्रेन लेफ्ट वाला, ट्रेन लेफ्ट यहां पे हो गया, फिर चंगू यहां पे रीच, मतलब तब चंगू पहुंचा था। बात समझ आ गई है? मतलब ये कह रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ट्रेन चली गई, उसके बाद में चंगू वहां पे पहुंचा, और ये बात वो अपने दोस्त को बता रहा है। ठीक, अब भैया हमने क्या सीखा था? जो सबसे करीबी वाला पास्ट होगा उसके साथ में क्या लगाओगे? उसके साथ में लगाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ में लगाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब जो रीच वाली वर्ब है वो क्या होगी? रीच्ड होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है? रीच का, रीच्ड होता है। वर्ब में आपने बहुत सारी वर्ब फॉर्म सीखी थी। देखो यहाँ पे रीच्ड लिखा है, बिफोर आई रीच्ड देयर, मतलब यहाँ पे जो रीच्ड लिखा है ये क्या है? एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
ठीक है, अब दूसरी वाली वर्ब की बात करते हैं जो यहां पे लेफ्ट लिखा है। लेफ्ट क्या है बेटा? ये सबसे दूर वाला पास्ट है। और क्या सीखे थे हम कि जब भी बेटा सबसे दूर वाले पास्ट की बात करेंगे लल्ला तो क्या लगाएंगे? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब यहां पे देखो लेफ्ट जो लिखा है ये वर्ब होता है लीव, LEAVE, इसका सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में सेम चीज लगेगी, लेकिन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? हैड चाहिए। तो चलो चेक करते हैं हैड लेफ्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा होगा तो गलती वहीं पे है, मतलब हमको सीधा हैड लगाना है और बात ठीक कर देनी है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, मतलब बेटा क्या चीज मिसिंग है? यहां पे मिसिंग है हैड। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन लिख के इसको हम सही बना सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, ये बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने हैड लगा दिया है तब इसका मतलब ये निकल रहा है कि भैया मेरे वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। यही बात आपको कहना भी था, यही एक्सप्रेस करना भी था। तो बेटा इसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये काफी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है। जैसे अगर हम मान ले, आपने ये वाला फ्रेज बहुत देखा होगा एग्जाम में, वन ऑफ द, ये देखा है वन ऑफ द। अब जब भी ये वन ऑफ द आपके सामने आएगा एक नई चीज आपके सामने आ जाएगी। यहां पे लिखा होगा वन ऑफ द बॉयज हैज टू सबमिट। यहां पे क्या लिखा होगा? हैज टू सबमिट। वन ऑफ द बॉयज हैज टू सबमिट, है ना। फिर यहां लिखा होगा हिज फीस, फिर यहां लिखा होगा हिज फीस। आपको लगेगा है ये कैसी बेवकूफी है, यहां पे तो बॉयज लिखा है, यहां पे बॉयज लिखा है और बॉयज के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी है। ये कैसी बात हुई भैया? ये तो गलत बात हो गई। बॉयज के लिए तो प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए। फिर आप आगे आए, आपने देखा है यहां पे हिज फीस लिखा है। अबे बॉयज बोला जा रहा है भैया, हिज नहीं। यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए देयर, और यहां पे हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस के हिसाब से तो यही सही होना चाहिए, लेकिन बेटा ना यहां पे हैव होगा और ना यहां पे देयर होगा। यहां पे हैज सही है और यहां पे हिज सही है। अब ये कैसी बात हुई? और क्या वन ऑफ के जैसे और भी सेंटेंसेस हैं? क्या वन ऑफ जैसी और भी स्टार्टिंग हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। सही सोचा आपने, बिल्कुल वन ऑफ के जैसे और भी बहुत सारी स्टार्टिंग्स हैं जिसके साथ में ये अजीबोगरीब रूल्स फॉलो हुआ करते हैं। अब यार अजीबोगरीब हमें कोई चीज तब लगती है जब हमने कभी उसको देखा ना हो। जैसे मान लो ऐसी बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जब वो बोलेंगी तो आपको लगेगा जैसे गन चल रही हो। फिर आप उनको पहली बार देखोगे आपको बड़ा अजीब लगेगा, अबे भाई यार क्या अजीबोगरीब बर्ड है ना। फिर आप जैसे मान लो आपने कभी जिराफ नहीं देखा है, आप सबसे पहली बार गए अपने जू में जिराफ देखा, आपको लगा अबे भाई इतनी लंबी गर्दन, अरे बाप रे बाप भाई क्या अजीब चीज है, मतलब दुनिया का पहला जानवर मैंने देखा इतनी लंबी गर्दन थी। फिर आपने देखा यार सारे जिराफ की ऐसे ही गर्दन है, आपने कहा भाई क्या अजीब जानवर है। अच्छा पहली बार अजीब लगा, दूसरी बार आपको अजीब लगा, तीसरी बार आप समझ जाओगे कि यार जिराफ जो होगा उसकी गर्दन तो खूब लंबी होगी, है ना। ऊंट को जैसे आपने देखा अबे बिना पानी पिए ही चलता चला जा रहा है, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसको, आपको लगा अच्छा इसका मतलब है ऊंट भाई बिना पानी का भी बहुत टाइम तक रह सकता है। तो पहली बार अजीब लगती है कोई चीज, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। इनके साथ भी बेटा यही है। तो चलो जरा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली ये ऐसा ऊंट पटांग सा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है ना। प्लूरल के साथ में सिंगुलर क्यों लगाया जा रहा है और फिर आगे यहां पे भी सिंगुलर लगा दिया गया है। अगर हम बात करें इनके कंस्ट्रक्शन की, ये कैसे बने हैं, तब ये चीज आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। और हम चाहे यहां पे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, अगर कुछ भी लिखा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि भैया अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके बाद में हमको सिंगुलर क्या चीज रखनी पड़ेगी और प्लूरल क्या चीज रखनी पड़ेगी। सिंगुलर प्लूरल तो याद होगा ना यार, आपको मैंने नाउन्स में पढ़ाया था, जिसमें जनरली एस लगा होता है, वो नाउन्स में प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब में सिंगुलर हो जाते हैं। कल वाली कहानी याद होगी ना, तो वैसे ही बस याद रखना है, ठीक है। तो चलो एक बेसिक सी बात यहां पे करी जाए। देखो इसको पहले हटाते हैं, बहुत मुश्किल सा चीज है। चलो देखो जरा यहां पे ध्यान से। अब बेटा अगर हम बात करें थोड़ा सा बीबीआर के जॉनर में आ रहा हूं मैं, उसको जरा देखो। अगर मान लो मैं एक यहां पे लकड़ी एक मैंने स्टिक बनाई है, ठीक है। स्टिक के मैंने पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 और 4 पार्ट है इस लकड़ी के, ठीक है। अब मैंने यहां पे पहला पार्ट को कलर कर दिया, ये पहला पार्ट कलर कर दिया, ठीक।
और यहां पे मैंने दूसरा पार्ट भी कलर कर दिया, ठीक है, और यहां पे तीसरा पार्ट भी कलर कर दिया, ठीक, और यहां पे तीसरा पार्ट भी कलर कर दिया। ये 3 पार्ट कलर कर दिए और कितना पार्ट अनकलर्ड बचा है? 1 पार्ट अनकलर्ड बचा है। अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे लिखोगे? जो टोटल पार्ट्स है उसको कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, 4 आ गया, और जो कलर्ड पार्ट्स हैं उसको आप ऊपर लिख दोगे तो 3/4 आ गया। या अगर अनकलर्ड पार्ट को लिखना है तो 1/4 लिख दोगे। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है यार? बताओगे? समझ में आ गया? देखो, जो टोटल पार्ट्स होता है वो कहां लिखते हैं बेटा? टोटल कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। तो ये 4 और ये 4 क्या है? ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है भैया टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये क्या दिखा रहा है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और ये 3 क्या दिखा रहा है? ये 3 दिखा रहा है कि कितने पार्ट को पॉइंट आउट किया है, कितने पार्ट को पॉइंट आउट किया है। या तो पॉइंट आउट कलर वाले को किया है या तो अनकलर्ड को किया है। ये वाला क्या दिखा रहा है कि भैया पॉइंट आउट किसको किया है? अनकलर्ड को किया है। और ये 3 क्या दिखा रहा है? भैया कलर वालों को पॉइंट आउट किया है। यही बात तो हो रही है इसमें, और कुछ नया तो मैंने लिखा नहीं है, ये बात तो आपको भी मालूम होगी। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 3/4 तो कौन सा पार्ट हो गया बेटा? कलर्ड वाला पार्ट हो गया। आउट ऑफ 4 3 जिसमें से कलर्ड है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1/4, इसका मतलब है 4 है कलर्ड और 1 है, सॉरी 4 है टोटल पार्ट्स और 1 है उसमें से या तो कलर्ड या अनकलर्ड। तो ये वाला हो गया कलर्ड, ये हो गया अनकलर्ड। अब यहां पे हमने ये वाली बात कही है, देखो जरा ध्यान समझो, बहुत मजा आएगा आपको। अब जब हम ये लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं, इसी सेम चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए मुझे इस फ्रैक्शन को सेंटेंस में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, जैसे अभी आपने 3/4 लिखा था, 3/4 लिखा था, इसको हम क्या करते हैं? इसमें से अपॉन जो होता है बेटा, अंग्रेजी में क्या बन जाता है? ऑफ बन जाता है। ध्यान से समझो, ये अगर चीज समझ में आ गई तो आपको लगेगा भाई अंग्रेजी ना एकदम मेरे बाएं हाथ का खेल है, एकदम मैं पट से अंग्रेजी क्वेश्चन कर दूंगा। आई स्वेयर आपको ये एकदम ऐसे ही लगेगा। बस आपको ध्यान से 1 मिनट ध्यान से देखना है। देखो, ये जो अपॉन है, ये जो अपॉन है, UPON, ये जो अपॉन है या जिसको अपुन बोल सकते हो, अपॉन क्या बन जाता है बेटा? ऑफ बन जाता है, ठीक। ये जो 4 है ये कहां चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। ये जो 4 है ये कहां चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। मतलब यहां पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर। या फिर आप कह लो यहां पे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यहां पे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर या तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आ जाएंगी। कहां पे? ऑफ के बाद में क्या लिखा जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स लिखी जाएंगी। समझ में आ रही बात? और यहां पे जो ऑफ के पहले है वहां क्या लिखोगे? क्या चीज आता है? पॉइंट आउट कितने को किया है। क्या हो रहा है? पॉइंट आउट कितने को किया है, ये चीज आप ऑफ के पहले लिखते हो। बात समझ आ गई? तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें बेटा कि हमारे पास में एक कोई नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास में एक नंबर है 1/4, ठीक है। अब इसको मुझे अंग्रेजी में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? देखो यहां पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं? अपॉन क्या बन गया? ऑफ बन गया, ठीक है। यहां पे 4 क्या बन गया? 4 यहां आ जाएगा और 1 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, ठीक है। 1/4 इस तरीके से लिख देंगे। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। तो अब यहां पे ये जो फ्रैक्शन था इसको हम अंग्रेजी में कैसे यूज करते हैं इस बारे में जरा बात करी जाए। देखिए, अब यहां पे देखो ये 1/4 हो गया, इसकी जगह पे हो सकता है 3 होता। देखो 2 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं लिख रहे हैं। यहां पे मान लेते हैं बेटा 3 होता, तो अब यहां पे क्या लिखते? 3/4। बात समझ आ रही है? क्लियर है? देखो 3/4 लिखेंगे। यहां पे अगर मैंने 4/4 लिखा तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। मतलब हम दोनों को बराबर नहीं रख सकते हैं, ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये डिसॉल्व भी हो जाएगा ना। अगर मैंने 4/4 रखा, दोनों कट के 1 आ गए, 1 मतलब तो 1, चाहे 1/1 लिखो चाहे सीधा 1 लिखो, एक ही बात हो गई है। तो इससे हमें एक चीज बेटा समझ में आ रही है जो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे फिर ऊपर वाला या वैसे स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगे। ध्यान से बस देखते जाइए। देखो 3/4 यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे 1/4 लिखा है और 3/4 लिखा है। अब एक चीज को ध्यान से देखो, जैसे यहां पे 1/4 है, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटेंस में लिखना चाहूं, यहां पे मान लो 4 बॉयज हैं, अगर यहां पे मान लो बॉयज की बात हो रही है तो यहां 4 बॉयज हो जाएंगे और यहां क्या हो जाएगा? 1 बॉय हो जाएगा, ठीक। 1 बॉय हो जाएगा, यही तो होगा। अभी 1 है तो बॉय, 4 है तो बॉयज हो गया। अब इसको अगर मैं सेंटेंस में लिखूं तो क्या हो जाएगा? यहां पे लिखना होगा 1 of the 4 boys, 1 of the 4 boys। इसी तरीके तो करेंगे 1 of the 4 boys, ठीक है। अब यहां पे या तो आप ऐसे लिख दो 1 boy
ऑफ द फोर बॉयज, वन बॉय ऑफ द फोर बॉयज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ भी स्ट्रक्चर लिखो, लेकिन यहां पे पता क्या चल रहा है बेटा कि टोटल बॉय थे 4, जिसमें से बात कितनों की कर रहा हूं मैं, एक बॉय की बात कर रहा हूं। अरे बात समझ आ रही है? 4 बॉयज थे, जिसमें से मैं बात कितनों की कर रहा हूं, एक की कर रहा हूं। तो टोटल बॉयज कितने हैं, बहुत सारे। मैं लेकिन बात कितने की कर रहा हूं बेटा, एक की बात कर रहा हूं। मैं कितने की बात कर रहा हूं, एक की बात कर रहा हूं। अब जरा वापस इसी पे आओ जल्दी से, देखो कितने बॉय थे, 4 थे, लेकिन मैं बात कितनों की कर रहा हूं, एक की कर रहा हूं। तो यहां पे बॉयज कितने हैं, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन मैं बात कितने की कर रहा हूं भाई, मैं बात सिर्फ एक की कर रहा हूं। कितने की बात कर रहा हूं, एक की बात कर रहा हूं। यानी जब मैं एक की बात करूंगा, जैसे मान लो तुम बारात में जाओ और एक ही रसगुल्ला दे रहा हो एक आदमी को, अब बताओ कि तुम अगर अकेले हो तो कितना रसगुल्ला ले लोगे बे, एक ही रसगुल्ला लोगे। तो वैसे ही टोटल तो जितने भी रसगुल्ले रखे हो, बॉयज मतलब रसगुल्ले टोटल कितने भी हो, लेकिन अगर तुम एक हो तो रसगुल्ला कितना मिलेगा, खाली एक मिलेगा। इसीलिए बेटा वर्ब कितनी मिलेगी, एक की मिलेगी, क्योंकि तुम तो एक ही हो ना बे। टोटल रसगुल्ले कितने हैं उससे क्या मतलब, तुमको बहुत सारे होंगे तभी तो बहुत लोगों में बटेंगे, लेकिन तुम कितने हो, एक हो, तो वर्ब कैसी लगेगी, एक की लगेगी भैया, रसगुल्ला तो एक ही मिलेगा। अब रसगुल्ला जब एक मिला तो उसने देख लिया, किसने, आइसक्रीम वाले ने, कि भैया एक रसगुल्ला मिला है छोटू को, तो आइसक्रीम वाले ने भी भैया तुमको एक ही बोल आइसक्रीम दी है। इसीलिए यहां पे प्रोनाउन भी कैसा लगता है, एक का लगेगा। बात समझ आ रही है? यहां पे एक का प्रोनाउन लगेगा, बहुत सारे का प्रोनाउन नहीं लग सकता। ठीक बात है, समझ गए हो? देखो टोटल चीजें तो ज्यादा ही होंगी, वो बात ठीक है, लेकिन आप यहां पे देखो कैसे, यहां पे वन है, आप तो एक ही हो, इसीलिए वर्ब एक के हिसाब से और प्रोनाउन भी एक के हिसाब से लगेगा। क्लियर हो रही है बात? तो इसको बेटा अभी फिलहाल इसी चीज को समझते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे ईच ऑफ है, एनी ऑफ है, नन ऑफ है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर एक चीज क्लियरली समझ में आ गई तो आपको बाकी सारे एकदम स्मूथली समझ आएंगे। इसलिए फिलहाल इतना जोर इस पे इसीलिए दे रहा हूं मैं। तो यहां पे फिलहाल नई चीज जो है वो क्या समझनी है, इसको देखेंगे। जैसे बेटा यहां पे वन ऑफ लिखा है, यहां पे बॉयज लिखा है, यहां पे हैज लिखा है, यहां पे हिज लिखा है, ये सारे कुछ तामझाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको समझ लो कि भैया यहां पे जो शादी हो रही है इसमें ये है टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन, और आप एक ही हो तो आपको कितना देगा, एक देगा। तो यहां पे आप तो एक ही हो, जब आप एक ही हो तो इसको गुलाब जामुन कितना मिलेगा, एक मिलेगा। इसीलिए देखो गुलाब जामुन सिंगल हो गया, एक हो गया। और आइसक्रीम भी कितना देगा, एक ही देगा, क्योंकि आप एक हो। बात समझ आ रही है? और देखो, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखो, इसी से दूसरा लॉजिक भी देखो कि इससे भी आप कैसे कर सकते हो। देखो बेटा समझो, जैसे मान लो कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब ऑफ लगा होता है, ये चीज भी एग्जैक्टली रिलेट करेगी। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऑफ लगा हुआ दिखेगा बेटा, हमेशा ऑफ के जस्ट पहले जो वर्ड लिखा है, ऑफ से जस्ट पहले जो भी वर्ड लिखा है, इसको ही मानते हैं हम क्या, ऑलमाइटी। इसको मानते हैं ऑलमाइटी, मतलब सर्वशक्तिमान यही है भैया। इन्हीं के हिसाब से यही जो कहेंगे, यही जो कराएंगे, वही हम यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो यहां ऑफ के पहले ऑलमाइटी कौन है, वन है, एक है। अब जब ऑलमाइटी एक है तो सब कुछ एक एक चाहिए होगा, इसीलिए वन ऑफ द के बाद में जो वर्ब होगी वो भी एक वाली लगेगी, क्योंकि बेटा वर्ब में जैसे ही एस लग गया वो एक वाली हो गई। फिर अब जब वर्ब एक वाली हो गई तो भैया प्रोनाउन भी कैसा हो जाएगा, एक वाला ही तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वन ऑफ द बॉयज हैज टू सबमिट हिज फीस करना सही माना जाता है। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझ लो, ऑफ से पहले जो भी लिखा रहेगा उसी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। अब यहां पे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो चाहे कुछ भी हो, क्या हमें कोई मतलब है इस चीज से?
नहीं है, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको सीधा ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस वन ऑफ द से शुरुआत कर रहा है तब आप वन के हिसाब से यानी एक के हिसाब से वर्ब को बेटा सिंगुलर कर देंगे और प्रोनाउन को भी सिंगुलर आप कर देंगे, जिसके लिए हिज जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर हम देयर लगा दें, THEIR लगा दें, तो ये क्या माना जाता है, प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। ठीक बात है, समझ आ गई है। चलो, तो ये वाली बात मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। एक और चीज आज देखते हैं, उसके बाद में बाकी के वेरिएशंस कल देखेंगे, नहीं तो आज के लिए ओवरलोड हो जाएगा। देखो, वन ऑफ द बॉयज यहां पे हो गया। ठीक, अब मान ले हमने एक चीज के लिए तो देख लिया, अब भैया यहां पे मान लो कि कई सारे हैं। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा 3/4 भी तो था हमारे पास में, 3/4 भी था। अब मान लो यहां पे मैंने लिखा जैसे मान लो 3 यहां पे लिखा हुआ है। अब इसका तो नंबर मुझे पता है, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमें नहीं पता कि नंबर कितना है ना, एक से ज्यादा है लेकिन नहीं मालूम कितना है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा, या तो लिख सकता हूं 3 ऑफ द बॉयज, 3 ऑफ द बॉयज। यहां पे ऑफ क्या है, अपुन है, सॉरी अपॉन है, अपुन नहीं है। ऑफ क्या है, अपॉन है। बॉयज का मतलब टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो 3 ऑफ द बॉयज, या 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ द बॉयज। 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ द बॉयज। लेकिन बेटा मैं चाहे 3 लिखूं चाहे सम लिखूं, सम मतलब कुछ लड़के, बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़के, यही तो मतलब होगा। अब चाहे मैं 3 लिखूं चाहे मैं सम लिखूं, इसका मतलब एक से तो ज्यादा ही है। अबे 3 एक से ज्यादा होता है, तो 3 की जगह पे मैंने सम लिखा था। अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ द बॉय, जैसे मान लो यहां क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब मैंने बोला कि सम ऑफ यू हैव टू गो देयर, आप में से कुछ बच्चों को वहां जाना है, तो क्या एक बच्चा जाएगा? अरे कम से कम एक से ज्यादा तो जाएगा ही, 4, 5, 6, 10, 15 ऐसे जा सकते हैं। तो जब भी मैं सम बोलूंगा बेटा, हमेशा एक से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि 1 से ज्यादा है ये। तो इसको अगर हम सेंटेंस में अप्लाई करें या सेंटेंस के थ्रू इसको देखें हम, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, यहां पे अगर मैं लिखता हूं 1 ऑफ द जैसे लिखा है, वैसे अगर मैं मान लो सम ऑफ द लिखता हूं, जैसे 1 ऑफ द लिखा था, इसकी जगह पे अगर मैं लिखता हूं सम ऑफ द, अगर मैंने लिखा है सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अब देखो ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो प्लूरल ही रहेगा क्योंकि अपॉन में तो 4 ही था। अब यहां पे हमें यह पता चल रहा है भैया कि ऑफ को हमें जरा चेक करना पड़ेगा। ऑफ से पहले जो लिखा हुआ है ये क्या चीज कर रहा है, ये एक के बारे में बात कर रहा है कि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है? अरे अगर मैं बोलूं कि कुछ बच्चे आए हैं, तो क्या एक आया होगा? नहीं आया होगा। अगर एक आया होगा तो मैं सीधा बोल दूंगा कि यार एक लड़का आया है। बात समझ आ रही है ना? अगर मान लो 3-4 आए तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। या फिर अगर कोई मेहमान आए हैं 1-2 लोग, तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ गेस्ट्स आए हैं। मैंने बोला कि यार कुछ पेजेस दे दो कॉपी से, मतलब एक से ज्यादा चाहिए होगा। आप बात को समझो, तो सम का मतलब क्या है भैया, एक से ज्यादा है वो चीज। अब हमको ऑफ से पहले जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑलमाइटी बोलते हैं। इन्हीं के हिसाब से हम हमेशा वर्ब लगाते हैं। अब सम क्या है भैया, सम है एक से ज्यादा के लिए। तो अब जब एक से ज्यादा के लिए है मतलब प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया है तो जो वर्बवा लगेगी ये भी क्या होगी, ये भी प्लूरल होगी। इसीलिए सम ऑफ द बॉयज के साथ में हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा बाबू, हैव लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ द बॉयज हैव यहां पे लग जाएगा। हैज यहां ठीक है क्योंकि यहां 1 था, यहां पे हैज की जगह हैव लगेगा क्योंकि यहां पे सम था जिसका मतलब है एक से ज्यादा। अब हैव टू सबमिट लिखा है, ठीक है। अब बताओ भैया, कुछ बच्चे हैं मतलब एक से ज्यादा हैं, तो अपनी फीस जमा करेंगे या अपनी फीस जमा करेगा? ऑब्वियसली अपनी फीस जमा करेंगे क्योंकि कई सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पे हैव टू सबमिट, हिज की जगह बेटा क्या लगाएंगे, देयर फीस लगाना पड़ेगा, देयर फीस लगाना पड़ेगा। और यहां पे देखो प्लूरल वर्ब हो गया है और प्लूरल ही क्या हो गया है, प्रोनाउन हो गया है। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तभी सेंटेंस सही माना जाएगा, वरना यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आज फिलहाल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट की 2 बातें सीखी। जब भी कभी फ्रैक्शन की बात होगी ना,
कि भैया इतने में से इतना हो गया है, या इतने लोगों में से इतना सेलेक्ट करना है, या बहुत में से एक सेलेक्ट करना है, तब हम ये वाले स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। इसमें कई सारे और हैं, कल बात करेंगे बेटा इन पे। जब भी कभी वन ऑफ से स्टार्टिंग हो जाए, ऑफ को पकड़ो, इसके पहले चेक कर लो। ऑफ के पहले क्या है? वन है, मतलब एक है। वर्ब कैसी? सिंगल वर्ब। फिर यहां पे ऑफ को पकड़ा, ऑफ के पहले चेक किया, क्या लिखा है? सम लिखा है। सम का मतलब कुछ। अब जैसे मान लो बोला कुछ लड़के आए हैं, तो क्या एक लड़का आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कुछ मतलब एक से ज्यादा, तो जब एक से ज्यादा लड़के हैं तो वर्ब भी कैसी लगाओगे? हैव लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। अबे एक से ज्यादा लड़के होंगे तो बैठने के लिए एक ही कुर्सी दोगे क्या? नहीं भैया, एक से ज्यादा कुर्सियां देनी पड़ेंगी। तो ये है मान लो कुर्सियां, ठीक है। अब कुर्सी हो गई। अब एक ही कप में सब चाय पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। उन सबको अलग अलग चाय के लिए कप चाहिए होगा, तो देयर लगाना पड़ेगा। बात समझ गए हो? तो वन ऑफ द के बाद में वर्ब और प्रोनाउन कैसा चाहिए होता है? सिंगुलर। क्यों चाहिए होता है वो समझ गए होगे। सम ऑफ के बाद में ये दोनों चीजें प्लूरल चाहिए होती हैं। क्यों ऐसा है ये भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। क्लियर है? तो इसी तरीके से बेटा चीजें अगर आप समझते चलोगे तो सारी चीजें एकदम आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि एग्जाम को देखते ही आपको लगे भाई पूरा पेपर पढ़ा हुआ आ गया, मजा ही आ गई। 120 सवाल में से हम लगभग 100 सवाल करेंगे, जिसमें से 90 सवाल हम सही कर देंगे और बिल्कुल एक ही बार में पेपर का टारगेट कंप्लीट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। इन पे बेस क्वेश्चंस करना, थोड़ी बहुत चीजें अपने आप से कंस्ट्रक्ट करो। जो भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। नेक्स्ट क्लास में उनको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा और मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद बेटा।